जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय अब जल्द ही HAL के स्टेल्थ हेल्थ ड्रोन प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला है और ये जो स्टेल्थ हेल्थ ड्रोन होगा वो इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये टर्बोजेट इंजन से संचालित होगा जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए किया जाएगा और साथ ही साथ सबसे बड़ा रोल होगा इसका स्ट्राइक मिशन का। इसके अलावा कुछ खासियतें इसके सामने आई हैं जो बताती है कि इसका एक इंटरनल वेपन भी होगा, यानी कि अंदर हथियार रखे जा सकते हैं। एस शेप का एग्जॉस्ट डिजाइन होगा जिससे कि इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होता है और दुश्मन इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। मतलब साफ है कि ये स्टेल्थ यूकैफ दुश्मनों के अंदर घुसकर चुपचाप तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आ रही है इसका डिजाइन। दरअसल इसका डिजाइन कहा जा रहा है कि MQ-20 एवेंजर की तरह हो सकता है, जो कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल स्टेल्थ ड्रोन है। यहाँ पर दोस्तों कब तक ये यूकैफ तैयार होगा, इसे लेकर भी कुछ बातें सामने आई है जो बताती है कि 5 साल के अंदर HAL इसका प्रोटोटाइप और टेस्टिंग करना शुरू करेगा और फिर अगले 5 साल इसके डेवलपमेंट और फाइनल अप्रूवल में लगेंगे। लेकिन इतना है कि ये एक बार तैयार हो गया तो ये भारत का सबसे विश्वसनीय ड्रोन बन जाएगा। इसके अलावा AMC फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा अप्रूवल मिल गया है जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल को मंजूरी दी है। मतलब साफ है कि ये एक एग्जीक्यूशन मॉडल होगा जिसके तहत सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को बराबर मौका दिया जाएगा इस प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कंपनियां मिलकर या अकेले AMCA बनाने के प्रोसेस में हिस्सा लेंगी और सभी कंपनियों को खुला मौका दिया जाएगा ताकि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, जैसे कि जॉइंट वेंचर या फिर कंसोर्टियम के माध्यम से वो बोली लगा सकते हैं। ये फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है ताकि भारत विदेशी निर्भरता को कम से कम कर सके। AMCA भारत का 5.5 जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे अभी DRDO और HAL मिलकर तैयार कर रहे हैं। वे कहा जा रहा है कि जल्द ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA के डेवलपमेंट फेज के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। मतलब साफ है कि अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए अपने प्रस्ताव भेज सकती हैं और ये फैसला आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है और भारत का खुद का अपना स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने में भी ये एक बहुत बड़ी रणनीति भी होगी। वहीं दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वेम टेक्नोलॉजीज जल्द ही तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का सेंट्रल फ्यूजलाज असेंबली HAL को सौंपने जा रही है। सेंट्रल फ्यूजलाज एयरक्राफ्ट का मध्य हिस्सा होता है जिसके अंदर बहुत सारे जरूरी सिस्टम्स रखे जाते हैं और इसी के जरिए फाइटर जेट की स्ट्रक्चर, मजबूती और एरोडायनामिक परफॉर्मेंस तय की जाती है। और अभी तक वेम टेक्नोलॉजीज ने 1500 से ज्यादा पार्ट बनाए हैं इस असेंबली के लिए और हर पार्ट का सख्त क्वालिटी टेस्ट किया गया है जो कि डिफेंस एविएशन के हाई स्टैंडर्ड के अनुसार है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा एक और जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है अल्फा टू कॉल इंजीनियरिंग, उन्होंने तेजस मार्क 1 का रियर फ्यूजलाज HAL को डिलीवर किया था। मतलब साफ है कि भारत की ये दोनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का जो सहयोग है वो ये दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर अब हमारे रक्षा निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के द्वारा ये सहयोग किया जाना मतलब साफ है कि HAL के प्रोडक्शन टाइमलाइन को ये ट्रैक करेंगे। ये भी दिखाएगा कि भारत अपने फाइटर जेट्स का निर्माण खुद कर रहा है और वो भी बेहतर गुणवत्ता यानी क्वालिटी के साथ। दूसरी तरफ दोस्तों, आकाश मिसाइल को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है और आकाश मिसाइल सिस्टम जिसने कि हाल ही में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, उनके ड्रोन रॉकेट्स को सफलतापूर्वक खत्म किया था। लेकिन दोस्तों, इस सफलता तक भारत सीमित नहीं रहना चाहता, इसीलिए अब इस सिस्टम की ताकत को और बढ़ाया जा रहा है। बाकायदा अब इसमें एक नए टाइप के प्रपल्सन फ्यूल को तैयार किया जा रहा है जिससे कि मिसाइल की रेंज और स्पीड बढ़ेगी, वो भी बिना इसकी बॉडी या डिजाइन को बदले। ये जो नया फ्यूल होगा वो आकाश मिसाइल के मौजूदा इंजन में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। और आकाश मिसाइल ने दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की हफ्त-1 और फतेह 2 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका, इसीलिए DRDO अब इस मिसाइल की दूर तक मार करने की क्षमता और स्पीड पर काम कर रहा है। और ये जो नया फ्यूल है दोस्तों वो पुरानी मिसाइल डिजाइन में फिट किया जा सकता है। मतलब साफ है कि कोई ज्यादा खर्चा और टाइम नहीं लगेगा। बाकायदा इससे इंटरसेप्शन क्षमता और बढ़ेगी, मिसाइल दुश्मन के टारगेट को और बेहतर तरीके से खत्म कर सकेगी। और आकाश मिसाइल सिस्टम हमारी लेयर्ड एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अब ये हमारे MRSAM और BMD सिस्टम जैसे जो हाईटेक हथियार है उनके साथ मिलकर भी काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत अब तुर्की को एक बड़ी टेंशन देने वाला है क्योंकि भारत ने अब ग्रीस के साथ डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की योजना बना ली है। इसीलिए तुर्की में तो इसको लेकर काफी हलचल मची हुई है। ग्रीस मीडिया दावा कर रही है कि भारत और ग्रीस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट डिफेंस इंडस्ट्री, पोर्ट्स और टूरिज्म और इवन लेबर एग्रीमेंट के क्षेत्रों में होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है डिफेंस इंडस्ट्री और पोर्ट्स। भारत ग्रीस की हेलनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री और हेलनिक डिफेंस सिस्टम के साथ ये कोलैबोरेशन करेगा और भारत की यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नजर है ग्रीस के पोर्ट पर। वो इसलिए भी है क्योंकि भारत यूरोप में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को इसके जरिए सीमित करना चाहता है। ग्रीस के जरिए भारत यूरोप तक अपने न केवल व्यापारिक बल्कि अपने डिफेंस संबंधों को मजबूत करना चाहता है। और तुर्की को इससे मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि तनावपूर्ण रिश्ते ऑलरेडी ग्रीस और तुर्की के बीच है ही, लेकिन भारत की और बढ़ती हुई नजदीकी ग्रीस के साथ तुर्की के लिए एक स्ट्रैटेजिक खतरा महसूस करा रही है। अब देखना इनके बयान आएंगे भारत के खिलाफ
कि भारत क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि उन्होंने आर्मीनिया के मामले में बोला था। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से 500 इनवर ATGM की खरीद का ऑर्डर देने की योजना बना रही है, जिसकी अनुमानित लागत 2000 से 3000 करोड़ रुपए के बीच होगी। और ये जो इनवर मिसाइल्स हैं, इनका इस्तेमाल T-90 टैंकों में किया जाएगा और खासतौर से इनवर मिसाइलों को टैंक प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल इस डील के लिए अंतिम जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसे मंजूरी मिलना बाकी है। इनवर की मैं आपको बात बता दूं कि ये कटिंग एज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे रशियन टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये मिसाइल T-90 टैंकों से दागी जाती है और ये दुश्मनों के बख्तरबंद वाहनों को खत्म कर सकती है। वहीं दोस्तों DRDO का एंटी स्टेल्थ सर्विलांस रडार यानी कि VHF-SR अब फील्ड ट्रायल के लिए पहुंच चुका है और इस VHF-SR को DRDO, बेल और टाटा की साझेदारी के साथ विकसित किया गया है। VHF-SR यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सर्विलांस रडार, अब इसके काफी महत्वपूर्ण परीक्षण होने वाले हैं। ये भारत का दूसरा एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम होने वाला है। रेंज 400 किलोमीटर तक होगी, यानी कि 400 किलोमीटर की रेंज में ये दुश्मनों की निगरानी कर सकता है और एक साथ कम से कम 100 टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है। और इसका गैलियम बेस्ड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल है जो कि इसे और ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। और यहाँ पर फील्ड ट्रायल जो किया जाएगा, इस दौरान दोस्तों कई सारी चीज़ें इस रडार की टेस्ट की जाएंगी, जैसे कि लो RCS टारगेट डिटेक्शन, यानी कि कम रडार क्रॉस सेक्शन जैसे कि स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ने की क्षमता जांची जाएगी। एंगुलर इसका रेजोल्यूशन होगा, यानी कि दिशा और कोण की पहचान कितनी सटीकता के साथ ये कर सकता है। इसके अलावा इसकी ट्रैकिंग एक्यूरेसी भी चेक की जाएगी। और ये एंटी स्टेल्थ रडार दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत चाहता है कि वो J-20 और J-35 का मुकाबला कर सके। अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को भारत बढ़ाना चाहता है। इवन इन 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को जितनी जल्दी अगर आप ट्रैक कर सकते हो, उतनी जल्दी आपको इन्हें खत्म करने का टाइम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जिन्हें देखकर भारत इस वक्त वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स पर यानी कि एंटी स्टेल्थ रडार पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोस्तों Su-57E स्टाइल फाइटर जेट का पहला विदेशी ऑपरेटर की बात सामने आ गई है। अब ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो गई है कि रशिया का Su-57E फैलॉन अल्जीरिया ने खरीदा है। दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है Su-57, इसीलिए इसे खरीदने वाला पहला देश अल्जीरिया बना है। बाकायदा अल्जीरियाई पायलटों की रशिया में ट्रेनिंग चल रही है। पहली डिलीवरी दोस्तों कहा जा रहा है कि 2025 के अंत में शुरू होने वाली है। 6 Su-57 फाइटर जेट्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अल्जीरिया भविष्य में और ऑर्डर दे सकता है। अल्जीरिया के पास पहले से सुखोई 30 MKA और MiG-29 जैसे रशियन फाइटर जेट्स हैं। कावेरी इंजन को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है फंड कावेरी इंजन। मतलब साफ है कि भारत अपने स्वदेशी जेट इंजन पर फोकस करे और इसके लिए और अधिक फंड दिया जा सके। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है और इसीलिए एक परसेप्शन बनाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका फिर से भारत के इंजनों की डिलीवरी को रोक रहा है, उसे डिले पे डिले किया जा रहा है। और अगर ऐसे में हम अमेरिका पर ही निर्भर रहे इंजन पे, तो फिर आप लगा लीजिए सारा प्रोग्राम हमारा लेट हो जाएगा। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कावेरी इंजन में एक नई जान डाली गई है। मतलब 2024 में इसका कावेरी डेरिवेटिव इंजन, जिसे कि KDE कहते हैं, वो फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार है, जो कि 46 से 49 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। और इवन दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कावेरी प्रोग्राम के लिए और ज़्यादा फंड देने की भी घोषणा की थी, खासकर कि स्टेल्थ UCAF और कावेरी 2.0 इंजन के लिए, जो कि 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट देगा। इस हैशटैग को ट्रेंड कराने का मतलब यह है कि सरकार को और ज़्यादा अवेयर किया जा सके कि इस पर अब प्राइमरी फोकस दिया जा सके। इस प्रोग्राम को सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में लाया जाए ताकि इस पर तेजी से काम हो सके। क्योंकि दोस्तों आफ्टर बर्नर के साथ हमारा कावेरी इंजन 73 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो कि काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ये आवाज़ सोशल मीडिया पर केवल आत्मनिर्भरता की आवाज़ है और ये इंजन अगर सफल होता है तो भविष्य में तेजस जैसे फाइटर जेट और घातक UCAF को देश में बने इंजन से उड़ाया जा सकता है। इससे भारत की सुरक्षा और गौरव दोनों मजबूत होंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि भारत फाइटर जेट्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक्सपोर्ट भी कर सकता है। पर यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कि डिफेंस सर्कल से बाहर के बहुत लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर फंडिंग मेन मुद्दा नहीं है। सरकार अरबों डॉलर देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है कावेरी इंजन के मेन कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें अभी तक कई टेक्नोलॉजिकल बाधाएं आ रही है जिन्हें DRDO हल नहीं कर पा रहा। यही कारण है कि अब एक नया इंजन बनाने के लिए विदेशी फर्म के साथ साझेदारी की तलाश की जा रही है। लेकिन कावेरी में इस वक्त नियमित प्रयास और मानव संसाधन की भी आवश्यकता यहाँ पर है। दोस्तों लेट्स सी क्या होता है आगे। वहीं दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों एक बड़ी चेतावनी फिर पाकिस्तान को दे दी है और कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे आना होगा और एक खुशहाल और शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें जीवन जीना चाहिए, नहीं तो मेरी गोली तुम्हारे लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप मान सकते हैं प्रधानमंत्री जी का, यानी कि भारत अब यहाँ पर आक्रामक बना हुआ है।
फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।